वेलकम बैक स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारे चैनल कैलाश इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल साइंसेस में। तो देखिए, लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस कर लिया था। हमने कोऑर्डिनेशन नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डिस्कस किया था और आपको आई थिंक मज़ा भी आया होगा। हमने ये कह सकते हैं फर्स्ट नियरेस्ट नेबर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मैंने आपको तरीका बता दिया, मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, मैंने आपको वे बता दिया कैसे करना है। मतलब एक तरीके से मैंने आपकी नींव तैयार कर दी। अब इमारत बनाना इसमें आपका काम है। ठीक है, तो हमने सिंपल क्यूबिक के लिए बस आपको एटलीस्ट इतना तो ध्यान होना ही चाहिए। सिंपल क्यूबिक में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6। बीसीसी में कितना होता है? 8। एफसीसी में कितना होता है? 12। बाकी फिर आपको सेकंड नियरेस्ट, थर्ड नियरेस्ट नेबर वो आप निकाल सकते हो आराम से, कोई भी पूछे तो। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे क्या। हाँ, हम डिस्कस कर रहे थे वर्ड्स, डिस्कस कर रहे थे। तो हमने कहा था वर्ड्स दो प्रकार की होती हैं, एक प्लेनर वर्ड्स और एक एक प्लेनर वर्ड्स और एक 3D वर्ड्स या नॉन प्लेनर वर्ड्स। और प्लेनर के अंदर हमने दो चीजें देखी थी, कौन कौन सी? एक ट्रायंगुलर वर्ड्स और दूसरी स्क्वायर प्लेनर वर्ड्स। और हमने इसका एक इंपॉर्टेंट चीज निकाली थी जिसे कहते हैं रेडियस रेशियो। तो रेडियस रेशियो क्या होता है? छोटा आर अपॉन बड़ा आर, मतलब उस वर्ड के अंदर मैक्सिमम साइज का जो पार्टिकल हम रख सकते हैं वो अपॉन द एक्चुअल पार्टिकल का साइज। ये रेशियो हमने निकाला था, जो कि ट्रायंगुलर वर्ड के लिए कितना आया था? 0.155 और स्क्वायर प्लेनर के लिए कितना आया था? 0.225। आज हम सीखेंगे मेरे मुंह से बार बार टेट्राहेड्रल निकल रहा है वो, क्योंकि मोस्ट कॉमन है। आज हम सीखेंगे 3D वर्ड्स या नॉन प्लेनर वर्ड्स का निकालना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए टेट्राहेड्रल वर्ड्स में क्या होता है। देखिए, तो टेट्राहेड्रल वर्ड्स में 3 पार्टिकल्स आप अरेंज कीजिए, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ वैसे के वैसे, सेम एज इट इज 3 पार्टिकल को आपको अरेंज करना है। ठीक है, आइडेंटिकल। आप ऐसे समझो, मैं आपको विजुलाइज करता हूँ। आप सोचिए कि आपके पास 4 नींबू है, नींबू, लेमन, ठीक है। उसको 3 ऐसे अरेंज कर लो कि जैसा मैंने सोचा है। कर लिया। अब आंखें बंद करो अपनी। अरे मैं बोल रहा हूँ आंखें बंद करो, मुझे पता है बहुत से लोगों ने आंखें बंद नहीं करी, करिए आंखें बंद। ठीक है। अब देखो क्या है ना, अगर आपको विजुलाइज करना सीखना है तो जैसा मैं कह रहा हूँ उसे करिए, फील तो करके देखिए इसको। तो आपने विजुलाइज किया कि 3 नींबू को आपने इस तरीके से जमा दिया। क्या इसके बीच में आपको एक वर्ड दिखाई दे रही होगी? अब एक काम करो, एक चौथा नींबू लो और इसके ऊपर से रख, बिल्कुल इसके टॉप पे। आंखें नहीं खोलना, मैं तो बना रहा हूँ, आप मत खोलना आंखें। चौथा नींबू रख दिया। अब क्या करो, मन ही मन आंखें बंद करे हुए इमेजिन करो क्या कि इस वॉइड के सेंटर से, ऊपर की वॉइड तो दिखना बंद होगी क्योंकि नीचे से दिख रही होगी। अच्छा, ये पहले वाले से थोड़ी छोटी दिख रही होगी, इसी को कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। अब यार इमेजिन करो कि इस वॉइड के सेंटर से अगर इन चारों नींबू के सेंटर को जोड़ दिया जाए तो क्या आपको एक परफेक्ट टेट्राहेड्रल बनता हुआ दिखाई दे रहा है? सोचो, इमेजिन करो, बिल्कुल देना चाहिए। और इसी को बेटा क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक, ये देखिए, अगर मैं यहां से जोड़ दूं तो बिल्कुल आपको एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनता दिखाई देगा। अब इसका रेडियस रेशियो कैसे निकालें? तो बेटा अब क्योंकि ये 3D स्ट्रक्चर है तो निकाल तो बेटा हम ऐसे भी सकते हैं, इसमें मैं आपको बाई ज्योमेट्री बता सकता हूँ कि कैसे हम इसको निकालेंगे। ठीक है, लेकिन इसको और आसान तरीके से अगर हम समझाएं तो आप इसको एक काम कीजिए, है ना, इसको हम थोड़ा सा विजुलाइज करते हैं अलग तरीके से। किसके फॉर्म में? क्यूब के फॉर्म में। क्यों क्यूब के फॉर्म में कर रहा हूँ? जस्ट थोड़ा सा समय दीजिए, मैं आपको बताता हूँ। आप क्या कीजिए, एक परफेक्ट क्यूब बनाने का ट्राई कीजिए। ठीक है, मेरा तो बनेगा ही परफेक्ट क्यूब क्योंकि मेरे पास तो रिसोर्सेज हैं। आप कोशिश कीजिए बेटा बनाने का। ठीक है, इसको हम जोड़ देते हैं इससे, इसको जोड़ देते हैं इससे, इसको इससे जोड़ देते हैं और ये हो गया हमारा एक परफेक्ट क्यूब तैयार। हो गया क्यूब। अब क्यूब क्यों लिया बेटा? तो क्यूब के कितने कॉर्नर्स होते हैं? 8। और इस टेट्राहेड्रल वर्ड जो हम सीखने जा रहे हैं इसमें हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? 4। तो आप खुद सोचो, सॉलिड में तो एक रेगुलर 3D अरेंजमेंट होता है ना पार्टिकल का। तो आप सोचो कि किस तरीके से इन 4 पार्टिकल्स को इन 8 कॉर्नर्स में सिमेट्रिकली जमाया जा सकता है। सोचो, हम उनको क्या कर सकते हैं? ऑल्टरनेट कॉर्नर्स में रख सकते हैं। यही बोलो, ठीक है ना? ऑल्टरनेट कॉर्नर मतलब अगर यहाँ रख दिया तो इस वाले कॉर्नर पे नहीं होगा, फिर ये वाले कॉर्नर पे होगा, ये वाले कॉर्नर पे नहीं होगा, ये वाले कॉर्नर पे होगा, और कहाँ होगा? ये वाले कॉर्नर पे होगा। बोलो ठीक है, ये 4 हो गए। आप देखो, इन चारों को अगर आप लाइन से कनेक्ट करोगे तो एक टेट्राहेड्रल बनता हुआ दिखाई देगा। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, दिख रहा है आपको, है ना? मैं फिर बाद में कर दूंगा डिलीट, बट आप देखिए
अगर आप इनको कनेक्ट करोगे, ठीक है, तो एक परफेक्ट टेट्राहेड्रल बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। और बीच इसके बॉडी सेंटर में ये एक वॉइड, बॉडी सेंटर में अगर एक वॉइड है तो इस वॉइड के अंदर अगर मैं सबसे छोटा पार्टिकल रखूं तो उससे एक टेट्राहेड्रल यूनिट बनता हुआ दिख रहा है ना, मैं हटा दूं उसको, ठीक है। तो अब आपको एक चीज समझ आ गई होगी कि इसको हम परफेक्टली क्यूब में क्यों विजुलाइज कर रहे हैं, क्योंकि क्यूब में अगर हम पार्टिकल्स को रख दें ऑल्टरनेट कॉर्नर्स पे और बीच में रख दें वॉइड का पार्टिकल या वॉइड के अंदर जो मैक्सिमम साइज का पार्टिकल आ सकता है, तो बिल्कुल हमें एक टेट्राहेड्रल यूनिट बनती हुई दिखाई दे रही है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि मुझे ये बताओ, क्या ये कॉर्नर का एटम और ये कॉर्नर का एटम एक दूसरे को टच करेगा? तो आपको लग रहा होगा कि नहीं करेगा, लेकिन बेटा ध्यान रखना, क्यूब में जस्ट एक मैंने आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बनाया है। ऑब्वियसली ये जो 3D फिगर थी हमारी, ये जो हमने देखी थी, इसमें 3D व्यू था, इसमें क्या लगता है आपको, इसमें तो बेटा चारों पार्टिकल्स जो चारों नींबू वाले एग्जांपल दिए थे वो तो एक दूसरे को टच कर ही रहे होंगे। तो डेफिनेटली जब हम इसको क्यूब में विजुअलाइज करेंगे, ठीक है, तो डेफिनेटली ये चारों पार्टिकल्स आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को टच करेंगे। और ये लेंथ कितनी होगी बेटा बोलो, a√2, और ये बराबर कितनी, 2r के। अब आपको समझ में आया, क्योंकि क्यूब में हमारे कैलकुलेशन थोड़ी क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। यही चीज़ मैं टेट्राहेड्रल में भी समझा सकता था, बट थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है, इसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और मुझे बताओ, यहाँ से ये जो कॉर्नर का एटम है, यहाँ से लेके ये लेंथ कितनी है बेटा, ये हाफ बॉडी डायगोनल है, तो ये भी टच कर रहे होंगे बॉडी पे, बॉडी के सेंटर पे रखे एटम्स एक दूसरे को। अरे बोलो ठीक है। अब ये दूरी कितनी है, तो ध्यान से देखना बेटा, कॉर्नर पे जो रखा है वो क्या है, एक बड़ा पार्टिकल, और बॉडी सेंटर पे रखा है एक छोटा पार्टिकल, और ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अच्छा, इसका रेडियस है कैपिटल R और इसका रेडियस है छोटा r, और टचिंग डिस्टेंस कितनी होती है, 2r, लेकिन बेसिकली ये क्या होगा, r प्लस छोटा r, एंड इट इज इक्वल टू बोलो a√3/2, a√3/2 ही तो होगा। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लो, तो हमारे पास दो इक्वेशन बनी, क्या, a√2 इज इक्वल टू 2r की, और दूसरी a√3/2 इज इक्वल टू r प्लस r की। अच्छा, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि अगर मैं इस 2 को इधर लेके चला जाऊं तो क्या हो जाएगा बेटा, 2 इंटू क्या हो जाएगा ये, 2 इंटू कैपिटल R प्लस छोटा r। अब क्या करो, दोनों को डिवाइड कर दो, ये से कट जाएगा, क्या आएगा बेटा, ये √2 अपॉन √3, ये भी 2 से 2 कट जाएगा, ये भी क्या आएगा, कैपिटल R अपॉन R प्लस R। और अब क्या करना है, जैसा कि हम करते आए हैं, इन्वर्स कर देना है और -1 कर देना है। इन्वर्स करोगे तो क्या हो जाएगा, √3/√2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R प्लस R अपॉन ये, डेट इज इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन R, यही तो हम करते आ रहे हैं। अच्छा, √3/√2 क्या होगा, अच्छा क्या आपको समझ में आ रहा है, क्या मैं ऐसे रूट से रूट काट दूं, बिल्कुल नहीं यार, एक बार बताओ, कैसे रूट से रूट कट जाएगा, काट दोगे, नहीं काटोगे ना, नहीं आप नहीं काटोगे, मुझे पता है, पर मुझे पता है ना क्या होता है ना, मैंने ऐसे इतने बच्चे देखे ना अपने लाइफ में, और एक कॉमन ऑब्जर्वेशन जो मैंने निकाला है वो ये है कि बच्चा क्या होता है ना बेटा, एग्जाम में आंसर लाने के लिए कुछ भी कर देता है, कुछ भी करता है। रूट से रूट काटना तो बहुत मामूली सी बात है, बोलोगे सर ऐसा थोड़ी ना होता है, मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ, ये मैं जीपीसी के लेक्चर में भी है ना बताया था, जब मैं जनरल फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाता था तब भी मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मैं हमेशा ही देता हूँ। एक बार बताओ, 64, ये सिर्फ आपको बताने के लिए, 64 डिवाइडेड बाई 16 कितना होता है, तो आप बोलोगे कितना होता है, 4 होता है, 16 4 64, देख 6 से 6 कट गया, क्या बचा 4/1, आंसर कितना आया 4। बोल सर तो क्या ऐसे 6 से 6 कट जाएगा, ऐसे काट सकते हैं नहीं, पर बच्चा तो काटता है भाई, आंसर तो सही आ रहा है ना। अब बोलोगे सर ये तो कुछ तुक्के में आ गया होगा, अच्छा एक और लो, 95 डिवाइडेड बाई 19, बताइए आंसर कितना होता है 5, देख बेटा 9 से 9 कट गया, 5/1 कितना आया 5। क्या ऐसे 9 से 9 कट जाएगा, नहीं ना, आंसर भले सही आ रहा है लेकिन तरीका गलत है। तो ध्यान रखना, मैं कह रहा हूँ बेटा बच्चे एग्जाम में क्या होता है ना, आंसर लाने के लिए कुछ भी करते हैं। मैं आपको एक रियल स्टोरी सुनाता हूँ इसी में, अपने एक स्टूडेंट की, हमारे एक स्टूडेंट हुआ करती थी, अब थी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हो चुका है काफ़ी टाइम, उसको सिलेक्ट हो चुकी है, दुनिया में है, ठीक है, मतलब ऐसा मत समझिएगा बिल्कुल, ठीक है। उसने क्या कहता, हालांकि क्या थी,
इंटेलिजेंट लड़की थी तो कॉन्फिडेंट था कि हाँ उसका सिलेक्शन हो जाएगा, और हालांकि हो भी गया उसका सिलेक्शन। बट आप सोचो कि इतना इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी कोई इंसान ऐसा ब्लंडर कैसे कर सकता है। सॉलिड स्टेट में बात क्या हुई थी कि एक क्वेश्चन आया था ब्रैग्स लॉ पे, आप आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, आप लोगों ने शायद सुना भी होगा। एन लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, 2d साइन थीटा। तो नेट में एक बार क्वेश्चन आया था 2014-15 के आसपास की बात है ये, कि उन्होंने क्या किया था, दो वैल्यूज दी थी आई थिंक, किसकी, लैम्डा की कुछ दी होंगी, एग्जैक्टली सवाल याद नहीं है, और रेशियो पूछ लिया था साइन थीटा 1/sin थीटा 2 का। ये कुछ रेशियो पूछा था, दो अलग अलग वैल्यूज दी होंगी, और ये पूछा था कि साइन थीटा 1/sin थीटा 2 कितना होगा। तो उसने क्या किया, नॉर्मली एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा, इंटेलिजेंट तो थी, फॉर्मूला पता था, लगाया, वैल्यूज रखी, करते करते जब वो कैलकुलेशन किया तो एक जगह वो ऐसे पहुंच गई कि √2/√3 आया उसका। तो जब उसने पूरा इतना किया √2/√3 आया, उसने क्या किया, रूट से रूट काट दिया, कितना आएगा बेटा 2/3, 2/3 कितना होता है बेटा 0.6। और आप एक चीज सोचो, अब आपको हंसी आ रही होगी मुझे पता है, नहीं किया था उसने, किया था, मैं बता रहा हूँ ना, मैं आपको कुछ झूठ थोड़ी नहीं बता, मैं तो आप भी थी बता रहा हूँ रियल स्टोरी, उसके बाद भी मैं बताता हूँ क्लाइमैक्स क्या हुआ इसका, सुनिएगा जरा ध्यान से। 0.6, और आप ये सोचो कि उसका आंसर कितना आया 0.6, और ये वो जो मल्टीपल चॉइस होता है ना, तो ये 0.6 ऑप्शन में था। सोचो, मतलब एग्जामिनर को भी ये पता है, √2/√3 था या √3/2 था, बहुत टाइम हो गया इसलिए याद नहीं है, पर कुछ तो ऐसा उसने काट दिया था रूट से रूट। एग्जामिनर को भी, नेट वालों को ये पता है कि बच्चा ये बेवकूफ़ी करेगा, इसलिए वो ऑप्शन भी उन्होंने जानबूझ के दिया था, और बड़े कॉन्फिडेंटली क्या हुई, वो 0.6 लगा के और खुश थी कि मेरे को तो 4 मार्क्स मिल ही गए, 4 मार्क्स का सवाल था। 4 मार्क्स क्या मिले होंगे, -1 हुआ होगा, ऐसे रूट से रूट कटने लगा। और क्या होता है ना बेटा, उस समय तो क्या था, OMR शीट मिलती थी तो बच्चे पेपर लेके आते थे, तो हमारा ये कोशिश रहती थी कि जैसे सेम डे या मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स नेक्स्ट डे हम क्या करते थे, अपनी आंसर की अपनी वेबसाइट पे, सोशल मीडिया हो गया, फेसबुक वगैरह पे अपलोड कर देते थे। तो जैसा था कि पेपर हुआ उसके नेक्स्ट दिन मैंने आंसर की अपलोड कर दी, और इसका आंसर डेफिनेटली 0.6 तो नहीं होगा। अब वो नेक्स्ट दिन जब क्लास में आई, मतलब बेसिकली जब मिलने आई, तो उसने बोला कि सर आपने ये आंसर की गलत बनाई है, इसका ये आंसर गलत है। तब क्योंकि वो इंटेलिजेंट थी तो क्या होता है ना, कभी कभी, वैसे तो मैंने बड़ी सोच समझ के बनाई थी, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि भाई बच्चा बोल रहा है और ऐसे ही कोई बोल रहा होता तो अपन सोच लेते कि यार उल्टा सीधा बोल रहा है, पर क्योंकि वो इंटेलिजेंट थी तो मैंने उसको क्या किया, क्रॉस चेक किया, एक बार नहीं 3 बार किया, और जब ये हो गया तो आंसर तो बेटा वो आना ही नहीं था ना। तो मैंने उसको बोला देख बेटा, इसका आंसर तुम जो कह रही हो वो नहीं है, इसका आंसर जो मैंने दिया वही है। नहीं सर इसका आंसर गलत है, आपने गलत दिया है। तो फिर मैंने उसको बिठाया, मैंने कहा बैठ इधर बैठ, बता कैसे। तो उसने बोला देखो सर, ब्रैग्स लॉ एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा होता है, बोलो होता है कि नहीं होता है, मैंने कहा होता है। उसने कहा कि सर देखो दो अलग अलग लैम्डा 1 दिए हुए, तो लैम्डा 1/λ2/sin थीटा 1/sin थीटा 2 होता है, मैंने कहा होता है। करते 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 वो एक समय ऐसा आया √2/√3 पर आ ही गई। अच्छा भी आया, बोले सर, बोले देखिए √2/√3 आया, मैंने कहा हाँ, तो अब क्या है, वेरी सिंपल, √2 से रूट से रूट कट जाएगा, 2/3 बचेगा, इसका आंसर सर 0.6, बच्चा बच्चा बता देगा सर इसका आंसर 0.6 से, आपने गलत दे दिया। अब आपको हंसी आ रही होगी, लेकिन सोचो उस समय जब मेरे साथ ये हुआ था तो क्या लगता है बेटा, मेरा बीपी बढ़ा होगा कि कम रहा होगा। मैंने कहा जैसे वो उसमें आया था ना 3 इडियट्स मूवी, जब मुझसे बोला था ऑल इज वेल ऑल इज वेल, तो मैंने भी कुछ अपने दिल को ऐसे ही समझाया, मैंने कहा ठीक है। तो वैसे अब क्योंकि लड़की थी, अब मान लो लड़का होता तो 2 लगाता सीधे कान के नीचे बजाता उसके, तो पहले तो धुआं निकलता, ठीक है, अगर ऐसे रूट से रूट काट देता, और लड़का होता ना 2 लगाता सीधे कान के नीचे, पर लड़की थी तो पेशेंस में, मैंने कहा ऑल इज वेल। फिर भी मैंने बड़े आराम से, सलीके से, तमीज से उससे पूछा, मैंने कहा एक बात बताओ, क्या ये रूट से रूट ऐसे कट जाता है? तो उसने कहा हाँ सर कट जाता है। कॉन्फिडेंस देखो लड़की का, हाँ, कट जाता है। तो मैंने कहा फिर भी ऑल इज वेल ऑल इज वेल। तो मैंने कहा अच्छा, ये किसने बताया ऐसे कि ऐसे रूट से रूट कट जाता है? तो सर आपने। अब मेरा पारा बढ़ गया, अब आप सोचो, मैंने कहा बताया ऐसे रूट से रूट कट जाता है करके, मैंने कहा बोला ऐसा कि भाई रूट से रूट कट जाता है, कुछ भी बोले फालतू का, ना क्यों सर आपने नहीं बताया, जैसे मान लीजिए √2 × √2 होता है, तो देख रूट से रूट कट जाता है, बचता है 2। तो भैया मैंने तो बोला देवी जी आपके पैर की तरह, सर पकड़ लिया मैंने कहा अरे नालायक, रूट से रूट काटना ही था तो इसका रूट और इसका रूट कटेगा तो बेटा 2 × 2 बचेगा, है ना, और 2 तो क्या होता है 4, तो तुम्हारे लॉजिक के हिसाब से तो इसका आंसर 4 आना चाहिए था। सर हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं सर। तो मत सोचो, नेट वाला भी तुम्हारे बारे में नहीं सोचेगा, बेवकूफ़ इंसान।
जो डांट लगाई है मैंने उसको कि आप पूछो मत करो, मतलब कितना मेरा बीपी उसने बढ़ा दिया। हालांकि उसका सिलेक्शन हो गया गेट में, ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से एक आध क्वेश्चन की वजह से सिलेक्शन रुक जाता है, पर कभी कभी है ना, हर बार किस्मत हर किसी का इतना साथ नहीं देती है कि आप इतना बड़ा ब्लेंडर करो और फिर भी आपका सिलेक्शन हो जाए। शी वॉज लकी इनफ कि उसका हो गया इतना करने के बाद। पर मैं बता रहा हूँ बच्चा क्या होता है ना, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, बच्चा एग्जाम में आंसर लाने के लिए कुछ भी कर जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा बेटा, ये ऐसे नहीं कटता है। चलिए इसको हम साफ कर देते हैं, आ जाते हैं वापस अपने उस पर, ठीक है। तो मैं आपको बस ये बता रहा था रूट से रूट नहीं कटेगा, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, √3/√2 = 1। अब क्या करना है बस आपको, इसमें दोनों साइड -1 तो कर दोगे। तो √3 कितना होता है बेटा, 1.732 डिवाइडेड बाई 1.414 -1। तो पहले आप इसका रेशो ये निकाल लो क्या है, और उसको फिर -1 कर लो। और बताइए छोटा r अपॉन कैपिटल R टेट्राहेड्रल का ये रेडियस रेशो कितना आ रहा है। तो चलिए आप के सामने करें ना, जल्दी से करते हैं फटाफट। 1.732 डिवाइडेड बाई 1.414 कितना आया, गड़बड़ हो गया कुछ। 1.732 डिवाइडेड बाई 1.414 कितना आया ये, 1.224। अब इसमें से क्या करना है बेटा, हमको माइनस करना है कितना, 1। कितना आया बेटा देखो 0.2248, या है ना इसे राउंड ऑफ करें तो ये कितना आ रहा है बेटा 0.225, ठीक। रेडियस रेशियो आ रहा है 0.225। आपने कुछ चीज़ खास नोट करी क्या, ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स के केस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने थे, 4। और जो अभी इसके पहले हमने 2D वॉइड्स पढ़ा उसमें एक पढ़ा था हमने स्क्वायर प्लेनर वॉइड्स, उसमें भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने थे, 4। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर अगर मैं पूछूं वॉइड का, ध्यान रखना किसका पूछ रहा हूं, अगर मैं वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा हूं तो इसका मतलब मैं क्या पूछना चाह रहा हूं कि एक वॉइड कितने पार्टिकल्स को टच कर रही है, मतलब उसका जो नियरेस्ट नेबर है वो कितने हैं, ये पूछना चाह रहा हूं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर वॉइड का कितना था, 4, ठीक है। और क्या बोलते हैं, ये टेट्राहेड्रल में भी जो वॉइड है, जो बीच में रखी वॉइड है, वो भी कितने पार्टिकल को टच करी, 4। दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही है, लेकिन इसका जो रेडियस रेशियो है ये है 0.225, और जो हमने स्क्वायर प्लेनर का निकाला था वो कितना निकाला था 0.414। किसका ज़्यादा था, स्क्वायर प्लेनर का। क्यों, क्योंकि बेटा वो 2D में एफिशिएंसी हमेशा ज़्यादा आती है, 3D में क्या होता है एफिशिएंसी थोड़ी घट जाती है, ठीक है। तो ये अंतर आता है इसमें। चलिए अब इसी का मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल दिखाता हूँ कि इसका नेक्स्ट टाइप की वर्ड, तो एक हो गई टेट्राहेड्रल वर्ड, दूसरी वर्ड जो है हमारी वो है कौन सी, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, ये वाली, ठीक है। अब ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल वर्ड का मतलब ये होता है इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 6 होगा, मतलब जो ये वर्ड है कितने पार्टिकल को टच कर रही होगी, 6 को। अब देखिए कैसे 6 को, तो एक काम कीजिए 3 पार्टिकल को एज इट इज जैसे पहले बिछाया था वैसे बिछा दीजिए, हो गया 3 पार्टिकल एक प्लेन में, 3, ये मैं आपको 3D भी बता रहा हूँ, इन 1 प्लेन। अब क्या करना है, 3 पार्टिकल को इसके ऊपर रखना है, कैसे रखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान से। अब देखिए 3 पार्टिकल को तो मैंने एक ही प्लेन में रखा, अब नेक्स्ट 3 पार्टिकल को कैसे रख रहा हूँ ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एक मैंने इसको ऐसे रखा, इसको थोड़ा सा छोटा भी कर देते हैं ताकि दिक्कत ना हो, कॉपी पेस्ट, ठीक है। अब देखिए इसको ऐसे रखा तो इसको भी ऐसे ही रखूंगा, ये जस्ट इसके ऊपर वाले प्लेन में रख रहा हूं, और तीसरा जो पार्टिकल है इसको भी मैंने ऐसे रखा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा बेटा, ठीक है। अब इसको मैं कर देता हूं थोड़ा सा जूम, यहां देखो। अब ध्यान से अगर आप देखोगे तो जो सबसे पहले ब्लू सर्कल्स थे, ब्लू सर्कल पे ध्यान देना बेटा, ब्लू सर्कल पे, तो ब्लू सर्कल से मैं इसको शेड भी कर देता हूं ताकि आपको समझ में आएगा। ब्लू सर्कल से जो एक वॉइड तैयार हो रही थी वो एक सीधा ट्रायंगल जैसी फिगर बनती हुई दिखाई दे रही थी,
और जो ग्रीन सर्कल है, अगर आप उसकी वर्ड को देखो, देखो मैं उसको हटाऊं, अगर आप ग्रीन सर्कल को ट्रेस करो, केवल ग्रीन सर्कल को, केवल ग्रीन सर्कल को, ध्यान देना, ये वाला रहा, ये वाला रहा और ये वाला, समझ में आया? तो क्या आपको एक उल्टा ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है ना? तो इसका मतलब क्या होगा कि जो पहली लेयर होगी, अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो एक सीधा ट्रायंगल टाइप का होगा, बोलो। और दूसरी लेयर जो ग्रीन वाली थी वो क्या होगा, बिल्कुल एक उल्टा ट्रायंगल। हो गए 6। और इन 6 पार्टिकल के पीछे, तो पहले 3 पार्टिकल एक लेयर में और उसके जस्ट ऊपर 3 पार्टिकल दूसरी लेयर में, और इसके बीच में जो जगह खाली बचेगी वो कहलाएगी बेटा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्यों? अब आप अगर ध्यान से इनको जोड़ोगे तो आपको एक ऑक्टाहेड्रल आकृति बनती हुई दिखाई देगी। ठीक है, ये देखिए, दिस इज योर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक, समझ में आया ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में क्या होता है? ठीक है, अब इसका रेडियस रेशियो कैसे निकालेंगे? तो ये तो मैंने आपको बेटे क्या बताया था, 3D व्यू, 3D व्यू बताया था। अच्छा, मैं आपको कैलकुलेशन पर्पस के लिए ये वाला नहीं बताऊंगा, मैं आपको कैलकुलेशन पर्पस के लिए दूसरे तरीके से समझाता हूँ। अच्छा, ऑक्टाहेड्रल ही बनाना है ना बेटा, तो ऑक्टाहेड्रल तो मैं ऐसे भी बना सकता था, एक पार्टिकल ऐसा, दूसरा पार्टिकल ऐसा, तीसरा पार्टिकल ऐसा और चौथा पार्टिकल, मतलब मैंने क्या किया, 4 पार्टिकल्स को एक प्लेन में रखा, एक ऊपर रखा और एक जस्ट क्या रखा, नीचे। आप चाहो तो इनके भी अगर आप सर्कल्स आपस में कनेक्ट करके देखोगे तो सबसे पहले तो ये एक स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनती हुई दिखाई देगी, जैसे कि हमने 2D वर्ड्स में देखा था। और एक क्या रहेगा इसके ऊपर और एक क्या रहेगा इसके नीचे। ये 6 पार्टिकल पूरे क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को टच। आप चाहो तो इनको भी अगर आप ज्वाइन करके देखोगे तो आपको एक ऑक्टाहेड्रल फिगर बनती हुई दिखाई देगी। मैं हौच पौच हो जाएगा इसलिए नहीं बना रहा। तो ऑक्टाहेड्रल आप लोगों ने शायद इनऑर्गेनिक में पढ़ा होगा, शायद हम कुछ ऐसे ही बनाते हैं। ये हम क्या बनाते हैं, 4 लिगेंड्स तो एक प्लेन में बनाते हैं, एक ऊपर बनाते हैं और एक नीचे बनाते हैं, तो ये हमारी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। अच्छा, कैलकुलेशन पर्पस के लिए तो निकालना है, तो बताओ इन पूरे 6 के बीच में राइट हियर समवेयर क्या होगी, हमारी एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगी। अब ये कैसे निकालोगे, तो याद है स्क्वायर प्लेनर के केस में हमने निकाला था, ये डिस्टेंस कितना था 2r और ये डिस्टेंस कितना था 2 टाइम्स कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो ऐसा नहीं लग रहा कि कैलकुलेशन बिल्कुल सेम है, किसके जैसा, स्क्वायर प्लेनर के जैसा। तो बेटा अगर कैलकुलेशन सेम है तो क्या नहीं लग रहा कि इसका जो r/r आएगा ये भी 0.414 आएगा? बोलो हाँ या ना। बोलोगे कि सर नहीं, क्यों? तो स्क्वायर प्लेनर था, ये तो ऑक्टाहेड्रल है। तो बेटा फर्क क्या पड़ता है, वो 2D था, ये 3D था, कैलकुलेशन तो सेम ही है ना भाई। जो नंबर ऑफ पार्टिकल टच कर रहे हैं वही 4 कर रहे हैं, और एक पार्टिकल ऊपर टच कर रहा है और एक पार्टिकल नीचे, 6 पार्टिकल आपस में टच कर रहे हैं। तो जब ये 4 पार्टिकल आपस में टच करेंगे तो एक स्क्वायर प्लेन बनाएंगे। तो इसका कैलकुलेशन बिल्कुल हम कैसे कर सकते हैं, स्क्वायर प्लेनर मानते हुए। तो आंसर कितना आएगा 0.414। अंतर क्या आएगा, अंतर ये आएगा, आपसे कोई पूछे कहाँ पैकिंग ज़्यादा अच्छी होगी, 2D में कि 3D में, तो बेटा देखो 0.414 का रेडियस रेशियो किसके लिए आया था, स्क्वायर प्लेनर के लिए भी आया था, ऑक्टा के लिए भी आया था। लेकिन स्क्वायर प्लेनर में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था 4 और यहाँ कितना है 6, मतलब सेम रेडियस में वहाँ 4 पार्टिकल पैक हो रहे थे, यहाँ कितने हो रहे हैं 6। एफिशिएंसी किसकी अच्छी है, ऑक्टा वाले की। समझ में आया? तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स का भी रेडियस रेशियो कितना होता है 0.414। क्लियर? चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे तीसरे टाइप की वर्ड के लिए, जो है हमारी कौन सी, क्यूबिकल वर्ड। अच्छा, क्यूबिकल वर्ड का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8। क्यूबिकल वर्ड का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 मतलब ये वर्ड कितने पार्टिकल्स को टच करेगी, 8 को। और इसको समझने के लिए सबसे अच्छा है हम क्या मान लें, नाम से समझ में आ रहा है क्यूब, क्योंकि क्यूब के अंदर कॉर्नर्स भी बेटा कितने होते हैं 8।
अब देखो मैं इसको बना कैसे रहा हूँ, मैं 4 पार्टिकल को बिल्कुल ऐसे अरेंज कर रहा हूँ कि जैसे कि वो कहाँ रखे हों, क्यूब के कॉर्नर्स पे, ठीक है। और 4 पार्टिकल जस्ट इसके पीछे, समझ में आया, 4 पार्टिकल आपने प्लेन में बिछा लिया और 4 पार्टिकल जस्ट इसके पीछे बना दो। तो बेटा जब मैं जस्ट इसके पीछे बनाऊंगा तो क्या होगा, बताइए क्या होगा, थोड़ा सा एक ऑफसेट रहेगा, कुछ ऐसा, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, मैं फिर से समझाता हूँ। देखो जब आप इस 4 पार्टिकल्स को एक स्क्वायर प्लेन में रख दोगे और 4 पार्टिकल जस्ट इसके पीछे रख दो तो यही तो कुछ होगा ना। अब क्या स्क्रीन तोड़ के बताऊं, तो इसके जस्ट पीछे होंगे ये 4 पार्टिकल्स, कुछ ऐसे, है ना। तो बेसिकली क्या हो रहा है, आप देखिए ये एक स्क्वायर प्लेन बन रहा है और इसके जस्ट पीछे क्या होगा, एक और होगा। तो अब जस्ट पीछे अगर होगा तो उसको करने के लिए मैं थोड़ा सा इसको क्या कर रहा हूँ, ऑफसेट पे बना रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। थोड़ा अंतर तो दिखना चाहिए ना, हल्का सा। अब आप इसको ज्वाइन करोगे तो देखो क्या आपको एक क्यूब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो मैरून वाला है ये 4 और इसके पीछे 4, और पार्टिकल्स कहाँ रखे हुए हैं, बिल्कुल एक दूसरे के कॉर्नर्स पे। तो एक तरीके की क्या हो गई बेटा, ये सिंपल क्यूबिक सेल ही तो हो गई, ठीक है। अब इसका निकालना रेडियस रेशियो तो बहुत ही आसान है, कैसे निकालोगे बोलिए। तो ऑब्वियसली जो एटम्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं उनके बीच की दूरी कितनी है, a बराबर 2r, और इसके बीच में क्या रखा हुआ है, एक वॉइड, जिसे हम क्या कह रहे हैं, क्यूबिकल वॉइड। तो अब बताओ क्या होगा, ये क्यूबिकल वॉइड कॉर्नर पे रखे इस एटम को टच कर रहा होगा जो कि हाफ ऑफ द बॉडी डायगोनल है। तो कितना हो जाएगा बेटा, a√3/2, और ये क्या होगा, कैपिटल R प्लस छोटा r, अरे बोलो ठीक है। तो अब क्या करना है, इसको इससे डिवाइड कर दो, तो इससे डिवाइड करोगे तो a से कट जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा बोलो, 2/√3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स r प्लस r, ठीक है। तो देख 2 से 2 कट गया, क्या बचा, 1/√3 इज इक्वल टू 1 अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अब क्या करना है, उल्टा इनवर्स, तो कैपिटल R प्लस छोटा r अपॉन 1। एक गलती हमसे हो गई, हमने क्या करा, 2 तो काट दिया लेकिन r छोड़ दिया, ये हो गया 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, -1 कर दोगे तो √3 - 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्मॉल r अपॉन r। और √3 कितना होता है बेटा, 1.732, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.732। तो ये रेडियस रेशियो कितना हो गया बेटा आपका, 0.73। समझ में आया। तो क्यूबिकल वॉइड के लिए रेडियस रेशियो आ जाएगा 0.732, समझ में आया। तो इस तरीके से हमने वॉइड्स यहाँ पर सीखे। अब हम समझते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है पोजीशन ऑफ वॉइड्स। हम बेसिकली डिस्कस करेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अब देखिए अगेन, मैं अपना समय बचाने के लिए और मेहनत बचाने के लिए आपको बता सकता हूँ कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहाँ होती हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ होती हैं, आप इसे याद कर लो। बट समझ के करोगे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। इसके लिए क्या लगेगा बेटा आपको, याद है हमने एक बड़ी यूनिट सेल बनाई थी, सबसे बड़ी, जिसके अंदर हमने एक बड़ी यूनिट सेल के अंदर 8 मिनी क्यूब्स बनाया था। एक मिनी क्यूब अलग निकाल के आपको बताया था, याद है। क्या आप फिर से बनाओगे, ठीक है। तो मैं आपके सामने डायरेक्ट वो लेके आके बना दूं बड़ी, हमने कहीं प्रीवियसली बनाया होगा, तो मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ, वो बड़ी यूनिट सेल, याद है ना बनाने का तरीका। आप चाहो तो हमारे पुराने वीडियोस जाके उसमें देखो, आपको मैंने पूरा बनाने का तरीका बताया था। अब अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा कि मैं आपको फिर से वही तरीका बताऊँ, है ना। कोई पैसा तो लग नहीं रहा उसको दोबारा देखने में। दोबारा देखिए उस वीडियो को, अगर आपको नहीं समझ में आया कैसे बनाना है, मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ, वहाँ से वो बड़ी यूनिट सेल उठा के लेके आ रहा हूँ और आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। 2 मिनट दीजिएगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ आपको आनंद आएगा, परम सुख की अनुभूति होगी आपको। आपने इस तरीके का एक्सप्लेनेशन, मेरी गारंटी है,
कहीं पूरे यूट्यूब में, पूरे इंडिया में कहीं नहीं सुना होगा ना देखा होगा, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो क्या होता है ना कि मैं आपको बता दूं कि देखो यार टेट्राहेड्रल वर्ड्स यहाँ होती है, ऑक्टा यहाँ होती हैं, इतनी होती हैं, उतनी होती है, याद कर लो। अल्टीमेटली आंसर तो मतलब बात तो न्यूमेरिकल आने से, पर बेटा आपको फील भी तो आना चाहिए ना कि यार हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वो केमिस्ट्री का फील आना चाहिए। केमिस्ट्री कोई एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट नहीं है मैथ्स जैसा। देखिए मैं बुराई नहीं कर रहा किसी सब्जेक्ट की, पर एक बात बता रहा हूँ, केमिस्ट्री इट्स अ लाइवली सब्जेक्ट। तो आप जब केमिस्ट्री को फील करके पढ़ोगे ना, तब आपके अंदर केमिस्ट्री घुसेगी, आपको समझ में आएगा, तब आपको एक आनंद आएगा। वही आनंद मैं चाह रहा हूँ कि आपको आए। तो क्या करते हैं, उसको इंपोर्ट करते हैं, उस बड़ी यूनिट सेल को मैंने पहले बनाई होगी, मैं लेके आता हूँ। तो ये देखिए, ये है वो बड़ा वाला, ठीक है। इसको थोड़ा सा और ऐसे करते हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। ये है वो आपका बड़ा क्यूब। अब इस बड़े क्यूब में एक छोटा मिनी क्यूब मैंने निकाला, और मैंने बताया ये ऐसे कितने होंगे, 8। एक मैंने ऑलरेडी मार्क कर दिया था आपके सामने, 1 है ना, इसी के बगल में 2, इसी के जस्ट पीछे दिख रहा है आपको नंबर 4, और इसके नंबर 3 दे दिया। 4 ये और 4 इसके ऊपर, जस्ट इसके पीछे वाली यूनिट सेल में जो दिख रहा है ना, तो ऐसे नंबरिंग भी मैंने आपको करके रखी है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये चीज़ आपको अलग से क्यूब दिख रही होगी, एक ब्लू ग्रीन वाली और एक रेड ग्रीन वाली। तो अब मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ, मैं आपको वर्ड्स दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हमारी यूनिट सेल FCC है। FCC यूनिट सेल का आप कोई सी भी यूनिट सेल मान लो, सिंपल क्यूबिक मान लो, BCC, FCC मान लेते हैं, हमारी सिंपल क्यूबिक यूनिट मान लेते हैं, हमारे FCC है। क्यों FCC माना है, क्योंकि मैंने आपको बताया FCC क्या होती है, मोस्ट एफिशिएंट सिस्टम होता है। मोस्ट एफिशिएंट सिस्टम होने के कारण जो पार्टिकल्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फेस सेंटर में और कॉर्नर्स पे। तो कॉर्नर्स पे चाहो तो मैं आपके लिए एटम बना देता हूँ। ये ब्लू वाले जो हैं ये कौन से हैं, कॉर्नर्स के। तो ये 4 कॉर्नर्स के हो गए। तो बोलो ठीक है, ध्यान देना, कॉर्नर्स के बनाना, नहीं तो आप किसी और को कॉर्नर्स पकड़ के बना दो। ये और कहाँ होगा बेटा, फेस सेंटर पे। तो फेस सेंटर के कौन से ध्यान दीजिएगा बेटा, ये वाले जो है ना, ये आपके ये वाले क्या है, आपके फेस सेंटर के हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको कलर डार्क कर रहा हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। ये फेस सेंटर हो गया, एक ये फेस सेंटर हो गया, एक ये वाला हो गया। और कौन सा हो गया बेटा फेस सेंटर, ये वाला। और कौन सा हो गया, ये वाला फेस सेंटर हो गया। और कौन सा, तो ये तो लेफ्ट वाला, ये राइट वाला, ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला, एक आगे है और एक पीछे है। तो ये वाला हो गया आपका पीछे वाले का, ध्यान से समझो, पीछे वाले का फेस सेंटर। और ये वाला कौन सा हो गया, आपके आगे वाले का फेस सेंटर, ठीक है। और बीच में बॉडी सेंटर। क्लियर है ये आपको। तो ये हो गया हमारा FCC यूनिट सेल। पार्टिकल्स हमने रख दिए, सारे एटम्स टच कर रहे होंगे कॉर्नर वाले फेस सेंटर के एटम को, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे आपको दिखानी है कौन सी वर्ड, टेट्राहेड्रल वर्ड्स और स्क्वायर टेट्राहेड्रल वर्ड्स और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कौन कौन से होंगे। अब देखिए, आप इमेजिन करो, जैसे मैंने कहा था ऑलरेडी, जिस रूम में आप बैठे हुए एक क्यूब है। तो सबसे पहले देखो, मैं आपको मन ही मन है ना, आंख बंद करो और मैं आपको पूरा इस टेट्राहेड्रल वर्ड को विजुलाइज करा दूंगा। आपको बस क्या करना है, इस पूरी यूनिट सेल को देखिए, और इस पूरी यूनिट सेल के अंदर एक ये छोटी सी मिनी यूनिट सेल है, मिनी क्यूब है, इसको देखा है। अब इसका एक कॉर्नर पकड़ लो, कोई सा भी एक कॉर्नर पकड़ लो, मान लो हम यही पकड़ लेते हैं, और ठीक है। और इसको हम क्या मान रहे हैं, ओरिजिन। तो बेटा अगर हम इसको ओरिजिन मान रहे हैं तो यहीं से एक्स एक्सिस निकलेगी, यहीं से वाई और यहाँ से जेड। आप अपने रूम के किसी भी कॉर्नर को ओरिजिन मान लो, बस मुझे ये बता दो कि जो ओरिजिन होता है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। तो बेटा ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0,0। दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा, थोड़ा सा करना पड़ेगा एडजस्ट, ठीक है। 0,0,0। अब आप आंखें बंद करो और जैसा जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा का वैसा करो, अगर आपको टेट्राहेड्रल वर्ड देखनी है तो, ठीक है। चलिए आंख बंद कीजिए। मुझे पता है अभी भी बहुत से लोगों ने नहीं करी, अरे मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। अब आप लोगों को बोलोगे सर आपको कैसे पता कि हमने नहीं करी, मुझे पता है ना तुम लोग क्या करोगे। आंखें बंद करो बेटा, तभी तो मज़ा आएगा यार, तभी तो फील आएगा। करो तो सही, करा 0,0,0 है। अब जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे करते जाना। अब इस कॉर्नर से आपको 3 लाइन्स दिख रही होंगी गई हुई, एक नीचे की तरफ, एक लेफ्ट की तरफ, ठीक है। मतलब आपने जिसको भी कॉर्नर माना होगा तो उससे नीचे की तरफ एक गई होगी, एक लेफ्ट की तरफ और एक राइट की तरफ। 3 एजेस से दिख रही होंगी, इनको 3 एक्सेस मान लो। अब आपकी मर्जी, किसी को भी एक्स मान लो, किसी को भी वाई मान लो, किसी को भी जेड मान लो, ठीक है। अब जैसे जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा वैसा करेगा, करो तो सही, मज़ा आएगा आपको, गारंटी मेरी है ना। फील नहीं आया तो अब बोलना मेरे से आप, ठीक है। आंख बंद करो। कोऑर्डिनेट्स कितने हैं अभी ओरिजिन पे, 0,0,0।
अब इस ओरिजिन से एक यूनिट, अब एक यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर 1 मीटर वॉट एवर, लेट से इस क्यूब की आपकी जो रूम है उसका जो एज लेंथ है, मान लो उसे आप ए कह रहे हो, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि इस एज लेंथ ए को बराबर मैं 1 यूनिट कह रहा हूँ। तो आप ओरिजिन से एक्स एक्सेस के अलोंग 1/4 यूनिट चलो, मतलब इस पूरे एज लेंथ की चौथाई यूनिट, मतलब आधे का आधा। समझ में आया आपको? अगर आपके रूम की एज लेंथ ए है तो इसका 1/4 ट्रेवल करना है अलोंग एक्स एक्सेस। तो आपकी मर्जी, आपने जो भी माना हो आप उसके अलोंग चल लो। चल लिए a/4 डिस्टेंस पर, ठीक है। अब जहां पर आप पहुंचे वहां से y एक्सेस के अलोंग a/4 डिस्टेंस पे चलो। तो पहले देख लेना कि किसको y माना है, किसको x माना है, किसको z माना है। पहले x एक्सेस के अलोंग चले a/4 पे, अब y के अलोंग चलो। अब जहां पर पहुंचे हो उस पॉइंट से z एक्सिस की तरफ a/4 दूरी पर चलो, ठीक है। अब जहां पर आप आ गए हो, क्या उसके कोऑर्डिनेट a/4 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 है या 1/4 1/4 1/4 हैं? ठीक है। क्या आप मुझे बता सकते हो आप इस समय कहाँ खड़े हो अपने रूम में? अगर आप कॉर्नर से चले x से a/4 दूरी पर, y से a/4 दूरी पर, z से a/4 दूरी पर, तो आप कहाँ खड़े हो? बता सकते हो ये पोजीशन क्या कहलाएगी? तो आपको अगर समझ आया हो तो आप खड़े हो वन ऑफ द बॉडी डायगोनल के अलोंग। बोलो ठीक है, किसके अलोंग खड़े हो? बॉडी डायगोनल के अलोंग। अब आंखें खोल लो, समझ में आया? बॉडी डायगोनल के अलोंग खड़े हो। अच्छा, इस मिनी क्यूब के रेस्पेक्ट में बताओ, इस पूरे बड़े क्यूब को एक क्यूब मानो, मिनी क्यूब को एक छोटा सा क्यूब हमने अलग निकाला था। हमने यहाँ से ये डिस्टेंस आपको बताया था कितना होता है, ओरिजिन से 0 0 0, और यहाँ से कितना चल रही है 1/4 1/4 और 1/4। तो क्या आप मुझे बता सकते हो बेसिकली इस मिनी क्यूब में के रेस्पेक्ट में, ये अगर मैं यहाँ से 1/4 1/4 चलूँ तो कहाँ पहुँचूंगा मैं? बता सकते हो? अगर मैं इस पूरे को एक क्यूब मान रहा हूँ और ओरिजिन, मतलब बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ कि इस छोटे से मिनी क्यूब के अलोंग एक्स वाई जेड के अलोंग a/4 दूरी पे चलूंगा, तो मैं कहाँ हूँ? तो बेटा ध्यान से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं इस मिनी क्यूब के बॉडी सेंटर पे हूँ। आप जहाँ खड़े थे जब आपने आंखें बंद करी थी तो वो कहाँ था? वो आपका बॉडी डायगोनल था। और ऐसा नहीं लग रहा कि इस बड़े क्यूब के रेस्पेक्ट में ये मिनी क्यूब का बॉडी सेंटर इस बड़े यूनिट सेल का एक बॉडी डायगोनल है? अरे यार देखो, ढंग से देखने की कोशिश करो मन की आंखों से। ये लग रहा है ना, ये आपका ये क्या है, पूरा बॉडी डायगोनल ही तो है। तो आप एक बॉडी डायगोनल पे, तो अगर यहाँ से चले होते इस वाले क्यूब के, इस वाले क्यूब के यहाँ कहीं आते बॉडी डायगोनल के लोग। समझ में आया आपको? तो आप बॉडी डायगोनल पे हो, जहां से दूरी कितनी है, जिसका कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 1/4 1/4 और 1/4। क्लियर? इसको हटा रहा हूं मैं। तो अब आप बोलोगे कि सर टेट्राहेड्रल वर्ड का क्या? बता रहे हैं टेट्राहेड्रल वर्ड्स का क्या। तो अभी आपको कोऑर्डिनेट समझ में आए। अब मुझे ये बताओ, यहाँ से कॉर्नर पे पार्टिकल होगा क्योंकि आपकी एफसीसी यूनिट सेल है। कॉर्नर से जहां पे आप पहुंचे हो, कहां पे? इसके बॉडी सेंटर पे, लेकिन अपनी इस बड़ी यूनिट सेल के बॉडी डायगोनल के लॉन्ग, वहां से यहां तक की दूरी कैलकुलेट करके बता सकते हो? मतलब ये दूरी कितनी होगी? तो इस पूरे बड़ी यूनिट सेल का ये बॉडी डायगोनल के लॉन्ग है, तो ये कितनी दूरी होगी? तो ऐसा नहीं लग रहा इस बड़ी यूनिट सेल का बीच सेंटर पॉइंट a/2 था और ये उसका भी हाफ है a/4 है। तो अगर इस बड़ी यूनिट सेल के एज लेंथ में a मान रहा हूं तो ये a/4 ही तो हुआ बेटा। ठीक है, देखो आप बोलोगे कि ये क्यूब अलग अलग नहीं है, बड़ी यूनिट सेल और छोटी यूनिट सेल एक ही है, बस विजुअलाइज करने का तरीका है, 3D में आप देख रहे हो। तो इस बड़ी यूनिट सेल के एज लेंथ को a मान रहा हूं तो ये पूरा बॉडी डायगोनल कितना होगा? a√3। तो इसका चौथाया कितना होगा? a√3/4, डेट इज √3/4। तो ये दूरी कितनी होगी कॉर्नर से लेके यहां तक की? a√3/4। और यहां से आपको कितने पार्टिकल्स दिखाई देंगे? तो आप देखो, फिर से विजुअलाइज करो, आप आंखें बंद करके उसी जगह जाओ जहां पहुंचे थे। तो कॉर्नर पे रखा एक एटम, आपके इस पोजीशन पर जहां पर आप पहुंचे हो कितनी दूरी पर है? a√3/4 पे। तो एक पार्टिकल मिल गया।
अब आंखें खोल लीजिए। दूसरा देखिए, क्या आप मुझे ये डिस्टेंस बता सकते हो कितना होगा? ये डिस्टेंस कौन सा है? रेड वाला क्या था बेटा हमारा? फेस सेंटर। फेस सेंटर पे, तो फेस सेंटर पे, तो मान लीजिए मेरे लेफ्ट दीवार का जो फेस सेंटर है, वहां से जहां पहुंचे थे, कहां पहुंचे थे? बॉडी डायगोनल के अलोंग, जिसका कोऑर्डिनेट 1/4 1/4 1/4 था। यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? ये कैलकुलेट कर सकते हो। तो बोलोगे सर ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो बेटा बहुत आसान है। किसी भी दो पॉइंट के बीच की दूरी कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है, टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, और इस पूरे का अंडर रूट। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। ठीक है, तो आप ओरिजिन से चले थे, मतलब सॉरी, हाँ आप ओरिजिन से चले थे, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आपको पता ही है, जहां पर आप पहुंचे हो। कितने? x कितना है? 1/4, y भी कितना है? 1/4, z भी कितना है? 1/4। और आपको डिस्टेंस कहां से निकालना है? फेस सेंटर पे। तो फेस सेंटर पे रखा जो एटम है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो फिर से विजुअलाइज करो, फेस सेंटर पे रखे एटम का कोऑर्डिनेट क्या होगा? किसी भी कॉर्नर एटम को ओरिजिन पकड़ लो, वहां से x डिस्टेंस पर चलोगे तो आप लाइन के अलोंग रखोगे। ठीक है, 1/2 दूरी पर चलो। फिर से विजुअलाइज कराता हूँ, फेस सेंटर वाले एटम का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो फेस सेंटर वाला एटम ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि किसी एक एक्सिस के अलोंग ये 0 ही है? नहीं समझ आया आपको? आप फिर से काम करो, किसी भी कॉर्नर को पकड़ लो। ठीक है, आप किसी को पकड़ लो, इससे 3 लाइन जा रही है। ठीक है, किसी को भी x मानो, किसी को भी y मानो, किसी को भी z मानो। अब चलो मैं अभी आपके साथ देखता हूँ, x से 1/2 दूरी पे चलो, मतलब इस एजलन की हाफ दूरी पर चलो, चले। ठीक है, अब इसी के नीचे, भाई मान लेते हैं जो आप जिस कॉर्नर पे हो वहां से जो लेफ्ट लाइन गई है वो x है, डाउन वाली लाइन y है, और जो तीसरी लाइन है वो z है। तो मान लीजिए आप यहाँ से लेफ्ट जिस कॉर्नर पर आप हो, तो उससे लेफ्ट 1/2 दूरी पे चले, और उसी के नीचे वाली लाइन के लॉन्ग 1/2 दूरी पर चले। तो ऐसा नहीं लग रहा कि आप अपनी इस लेफ्ट दीवार के फेस सेंटर पे आ गए हो? अगर आप z एक्सिस के लॉन्ग 1/2 दूरी पे चल लोगे तो बॉडी सेंटर पे आ जाओगे। समझ आई ये बात आपको? तो फेस सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है आपका? फेस सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 1/2, y भी कितना होगा? 1/2, और z कितना होगा? 0। अब ऐसा नहीं है कि केवल यही होगा, x भी 0 हो सकता है, y भी 0 हो सकता है, z भी 0 हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आपने किसको ओरिजिन चुना है और किसको मतलब आपने एक्सेस चुनी है। तो कहने का मतलब दो 1/2 दूरी पर होंगे ओरिजिन से, और तीसरा क्या होगा? 0। तो फेस सेंटर के कोऑर्डिनेट ये भी आगे चल के बेटा बहुत काम आने वाला है। कॉर्नर वाले के कोऑर्डिनेट्स कितने होते हैं? 0,0,0। फेस सेंटर पे रखे जो एटम्स होते हैं उसके कोऑर्डिनेट कितने होते हैं? हाफ हाफ 0, और ऐसे 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे। अच्छा, बॉडी सेंटर पे रखे वाले के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? बोलिए। 1/2, 1/2 और 1/2। ठीक है ना? बॉडी डायगोनल के अलोंग, बॉडी डायगोनल के कोऑर्डिनेट कितने होंगे? 1/4, 1/4 और 1/4। ठीक है, आ रहा है सब, पूरा का पूरा दिख रहा है आपको ये चीज़? क्लियर? ठीक है, थोड़ा सा और शॉर्ट करना है तो मैं जूम आउट कर सकता हूँ ताकि समझ आए आपको। ठीक है ना? तो ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये दूरी निकाल लो बेटा। तो दूरी कितनी होगी? फॉर्मूला आपको बताया है ना? क्या करना है? फेस सेंटर, ये दूरी निकालनी है ना, फेस सेंटर से ये बॉडी डायगोनल तक की। तो मिनी क्यूब का तो ये बॉडी सेंटर हो गया। तो ऑब्वियसली यहाँ से अगर आप जाओगे इस कॉर्नर से, तो ये कितना है? a/2। अरे यार, इस पूरी यूनिट सेल की एज लेंथ को अगर आपने a माना है, तो ये क्या है? इसका आधा ही तो है a/2। तो ये इसका भी आधा हुआ, मतलब ये डिस्टेंस कितना हुआ यहाँ से यहाँ तक का? ये बताइए, ये डिस्टेंस कितना हुआ? ये एज लेंथ जो है ए बड़ी यूनिट सेल की आधी ही तो है, तो a/2। तो कहने का मतलब ये है, ज़्यादा मैसी नहीं करते हुए, कि इस फेस सेंटर से कोऑर्डिनेट है 1/2, 1/2 और 1/2, और बॉडी डायगोनल का कोऑर्डिनेट कितना है? 1/4, 1/4 और 1/4। ठीक है, तो हम इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं कैसे? 1/2 माइनस 1/4 का स्क्वायर प्लस 1/2 माइनस 1/4 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, और इस पूरे का क्या ले लें बेटा? अंडर रूट ले लें। बोलो ठीक है?
तो 1/2 माइनस 1/4 कितना होता है? 1/2 माइनस 1/4, 1/4 इस पूरे का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर, और इसका क्या होगा? माइनस 1/4 का स्क्वायर और इस पूरे का अंडर रूट। तो बेटा 1/4 का स्क्वायर कितना होगा? 1/16 प्लस 1/16 माइनस का स्क्वायर भी प्लस ही होता है 1/16 और इस पूरे का अंडर रूट। तो क्या हो गया बेटा? √3/16 है ना। और 16 का अंडर रूट कितना होता है? 4, तो कितना आ गया? √3/4। और एज लेंथ कितनी थी? a, तो कितना हो गया? a√3/4। यही मुझे प्रूफ करना था, है ना। इतनी देर तक आपको झिलाने का यही तात्पर्य था कि आप जिस जगह पर थे पहले वो कॉर्नर से कितनी दूरी पर था? a√3/4 दूरी पर था। क्यों? वो 1/4 है ना बॉडी डायगोनल का। और फेस सेंटर पे रखे जो एटम्स हैं ये भी इस बॉडी डायगोनल के कितनी दूरी पर है? a√3/4 दूरी पर। तो जब कॉर्नर का एटम इससे a√3/4 दूरी पर है और फेस सेंटर पे रखा एटम भी इससे a√3/4 दूरी पर है, तो इसका मतलब अगर मेरा वॉइड यहाँ पर होगा तो ये यहाँ से कॉर्नर पर और फेस सेंटर से बराबर दूरी पर होगा। अब आप ये बताओ कॉर्नर से a√3/4 दूरी पर फेस सेंटर से कितने एटम जुड़े हुए हैं? एक कॉर्नर जहां से आप चले थे वहां से कितने फेस दिख रहे हैं आपको? 3। तो तीनों के फेस सेंटर से वो बॉडी डायगोनल तक की दूरी a√3/4 होगी। तो 3 तो ये होंगे a√3/4 दूरी पर और एक कॉर्नर का एटम होगा। अब आप इस कॉर्नर के एटम को और जो इससे लगे 3 फेस हैं इनके फेस सेंटर के एटम को इस बॉडी डायगोनल वाले एटम की पोजीशन को जोड़ दोगे थ्रू अ लाइन, एक टेट्राहेड्रल फिगर बनती हुई आपको दिखाई देगी। मैंने आपको पूरा बिना 3D के विजुलाइज करना सिखाया है बच्चों, ठीक है। थोड़ी मेहनत लग रही है, थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन आई होप आपको आप इंजॉय कर रहे होगे इस चीज को। समझ में आई आपको? टेट्राहेड्रल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या करना है? कॉर्नर से फेस सेंटर, तीनों फेस सेंटर को ज्वाइन करो एक लाइन से और इसको ज्वाइन करो उस पोजीशन पे जहां पहुंचे थे जो कि आपको बॉडी डायगोनल था 1/4 दूरी पर। तो आपको क्या दिखाई दे रही है? एक टेट्राहेड्रल बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। और यही है बेटा मेरी क्या? टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, समझ में आया? तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो हम यहां लिखने वाले हैं कि पोजीशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहां होगी? along the body डायगोनल। ये चीज ध्यान रखिएगा, आगे चल के जब न्यूमेरिकल्स करेंगे ना तो बड़े काम की चीज आएगी। अब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपने खुद विजुलाइज कर लिया है। तो ये मेरी कौन सी होगी? टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अच्छा, अब बात आती कितनी होंगी ये। तो बेटा आप जहां पे थे तो आपने रेफरेंस एटम कहाँ माना था? कॉर्नर के एक एटम का। तो ऐसे पूरे क्यूब में कितने कॉर्नर्स है? 8। तो बेटा टेट्राहेड्रल वॉइड्स भी कितनी होंगी? 8। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू 8, क्योंकि हर कॉर्नर पे ये फिगर बनेगी। वो हर कॉर्नर के एटम से जो a√3/4 दूरी पर होगा, जो बॉडी डायगोनल के 1/4 डिस्टेंस पर होगा, वहां पे भी आपको एक टेट्राहेड्रल फिगर दिखाई देगी। तो ऐसे टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं क्यूब में। तो टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन FCC यूनिट सेल इज कितना? a√3 इज 8। ठीक है, तो ये चीज होगी। अब बात करते हैं बेटा क्या हमारी किसकी? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की। ये कहाँ होती है? तो बेटा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना बताया था बेटा मैंने आपको? 6। तो इसका मतलब ये एक ऐसी जगह होनी चाहिए, वॉइड है मतलब खाली जगह ये होनी चाहिए जहां से कितने पार्टिकल आपको टच करते हुए दिखे? 6 बराबर दूरी पर। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि एक कहीं कर रहा है दूसरा और कहीं कर रहा है। 6 पार्टिकल बराबर दूरी पर जिस जगह पर मुझे टच करते हुए दिखाई देंगे वो मेरी एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगी। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए मैं फिर से बड़ी वाली यूनिट सेल आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। ठीक है, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं ज़ूम इन, लेट्स सी। ठीक है, अब वैसे हमें इसको ज़रूरत नहीं थी शेडेड वाले की, पर आपको समझ में आ रहा है ना ये चीज़ किस तरीके से हमने बनाया है? ठीक है, चलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसको कोशिश करता हूँ मैं पहले ये जो मिनी क्यूब बनाया ना इसको मैं हटा दूँ ताकि थोड़ा और क्लैरिटी आए। मैं इसको हटा के फिर आपके सामने लेके आता हूँ। ये देखिए, तो मैंने क्लीन अप कर लिया। अब मैं आपको यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये मेरी FCC है। तो पहले मैंने आपको कहा है कि इसमें वो बना लीजिए कॉर्नर्स के एटम। कॉर्नर्स के एटम कहाँ हैं? ये वाले ब्लू वाले से मैं कॉर्नर्स के एटम शो कर रहा हूँ।
ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअली कहाँ रखा हुआ है पार्टिकल मेरा। ये डार्क वाले ये मेरे कॉर्नर्स के, ये 8 हो गए। और कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा? फेस सेंटर पे। तो फेस सेंटर पे भी मैं बना रहा हूँ। ये रहा फेस सेंटर पे 1, ये रहा फेस सेंटर पे 2, ये रहा फेस सेंटर पे 3, ये तो नहीं, ये फेस सेंटर, इसलिए ना यहाँ गलती हो सकती है। ये रहा एक, ये रहा, ये आपके पीछे वाले का और ये आपके आगे वाले का। ठीक है, ये हो गए आपके 6। लाल वाले फेस सेंटर हैं और ब्लू वाले क्या है? आपके कॉर्नर्स के एटम है। अब देखिए, अब मुझे यहाँ पे इसको भी हटा दूँ थोड़ा सा, 1 2 3 4 अगर डिस्टर्ब कर रहे हैं ये, अब आप इतना तो समझ चुके हो तो ठीक है। चलिए, ये क्लीन अप कर दिया। अभी आपके पास क्लीन यूनिट सेल हो गई। अब मुझे इसमें आपको ऑक्टाहेड्रल वर्ड दिखाना है। देखिए क्या है, तो पहले मैं खाली जगह ढूंढूंगा। तो मैं इस खाली जगह के लिए क्या कर रहा हूँ, इसको अलग कलर करूँ, थोड़ा सा अलग कलर लूँ। ये कलर खत्म हो गए तो एक येलो कलर ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको मैं वर्ड दिखा दूँ। अब देखिए, ये वाली पोजीशन इमेजिन कीजिए। पहले तो ये बताओ बेटा, ये वाली पोजीशन है कौन सी? ये वाली जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये वाली पोजीशन कौन सी? ये वाली, चल नहीं दिख रहा, कलर सही नहीं है। ये वाली बताइए, ये अब से दिख रहा है? ये कौन सी पोजीशन है? ये है मेरी इस बड़ी यूनिट सेल का बॉडी सेंटर। बोलो ठीक है। अब देखिए जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखिएगा जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। बॉडी सेंटर है, अच्छा यहाँ पे कोई पार्टिकल नहीं है, बॉडी के सेंटर पे इस यूनिट सेल में पार्टिकल नहीं है, एफसीसी है। अब यहाँ से ये दूरी कितनी? a/2। अरे a/2 दूरी तो है, और यहाँ से ये दूरी कितनी? a/2। आपस से समझो, आप इस बॉडी सेंटर के, आप इस बड़ी यूनिट सेल के, आप इस रूम के बॉडी सेंटर पे हो। तो इस बॉडी सेंटर से फेस सेंटर का एटम, आपकी लेफ्ट वाली दीवार का जो फेस सेंटर एटम है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? a/2। राइट वाली दीवार की फेस सेंटर एटम की दूरी कितनी होगी? a/2। ऊपर वाली a/2, नीचे वाली a/2, मेरे पीछे वाली a/2 और मेरे आगे वाली a/2। तो लेफ्ट वाली a/2, ये वाली a/2, ये वाली a/2, ऊपर वाली a/2, नीचे वाली a/2, पीछे वाली a/2, आगे वाली a/2। तो कितने पार्टिकल्स आपको a/2 दूरी पर दिख रहे हैं? 6। तो क्या ये हो गई मेरी एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड? यस, वेरी सिंपल। इसका मतलब मेरी जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड की पोजीशन है, ये कहाँ है? बॉडी सेंटर पे, ठीक है। अच्छा, केवल यहां पर नहीं है, और भी कहीं है जहां ये पाई जाती है। कौन सी वॉइड? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसको बना तो देता हूं मैं बड़े अच्छे से, हटाने में दिक्कत आती है। क्या आप मुझे बता सकते हैं और कहां होगी ये? और कहां होगी ये? सोचिए, इमेजिन कीजिए, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगेन आपको फोकस करना है बेटा, कॉर्नर पे रखे इस एटम को, इस एटम को फोकस कीजिए, ठीक है। अब इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? इस यूनिट सेल को, जो बड़ी यूनिट सेल है, इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूँ ना बेटा, हमारे पास लिमिटेड। अब आपको क्रक्स तो समझ में आ ही गया होगा ना, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे, ठीक है। तो आप उस चीज़ को देखो, अब आप इंजॉय करोगे इस चीज़ को। यहाँ से देखना बेटा ध्यान से, मैं क्या चीज़ कैलकुलेट करने की आपको बता रहा हूँ। यहाँ से यहाँ तक का, कहाँ से कहाँ तक का था? बम्बई से बड़ौदा तक, है ना। ये इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, लेकिन इस बार क्या करूँगा, हाईलाइट का थोड़ा सा शेड हल्का रखूँगा, ठीक है। ये वाला, ये दूरी, ठीक है, ये दूरी क्लियर। कहाँ से कहाँ तक की है बेटा? कॉर्नर से फेस सेंटर तक का, और इसके दूसरे कॉर्नर से फेस सेंटर तक का। तो ये दूरी तो बराबर ही होगी। अरे आपको समझ में आ रही है? दूरी बराबर होगी। कितनी होगी आप निकाल सकते हो। कॉर्नर्स का कितना होता है? 0 0 0, और इसका कितना होता है? 1/2 1/2 और 0। तो ये आप निकाल सकते हो कितना होगा। अब ये हो गया। मैं एक और यूनिट सेल इसकी, मैं इसको पहले हटा देता हूँ ताकि ओवरलैप ना हो। सेम एज इट इज यूनिट सेल इसके बगल में रखने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा बेटा, बिल्कुल कोइंसाइड कर रहा हूँ, इसके ऊपर मर्ज कर रहा हूँ। दिख रहा है ये आपको? मोटा सा ये दिखा, ये दिखा, ये समझ पा रहे? ये
अब देखिए जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक का ये, इस पे फोकस करे रहना बेटा, इसको मत बदलना। यहाँ से यहाँ तक की, तो ये दोनों कॉर्नर से फेस सेंटर की दूरी है, तो बेटा ये बराबर होगा। अच्छा, इसके बगल में भी एक यूनिट सेल है, तो इसके लेफ्ट का एक फेस सेंटर से तो बगल वाली यूनिट सेल के फेस सेंटर के एटम, ये दूरी भी बराबर होगी। ऑब्वियसली इस कॉर्नर के एटम का फेस सेंटर से यहाँ दूरी भी बराबर होगी। तो ये 4 पार्टिकल्स तो मुझे दिख गए भाई, ये 4 पार्टिकल्स तो मुझे दिख गए। नहीं समझ में आपको? ये 4 पार्टिकल क्या आपको एक स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए बेटा, ये हो गए 4। नेक्स्ट हमारा फोकस था ये वाले कॉर्नर का एटम, तो ये 4 कॉर्नर के एटम तो बिल्कुल आपको क्या बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? एक स्क्वायर प्लेन अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है। अच्छा, इन चारों के बीच में ये जो जगह है, क्या ये खाली है? बोलो, कलर शायद दूसरा करना पड़ेगा। कौन सा करें? येलो कर ले। येलो कलर मज़ा नहीं आ रहा, कोई अलग सा कलर ट्राई करते हैं। ये वाला, ये दिख रही है, यहाँ पे कोई पार्टिकल नहीं है, लेकिन जस्ट इसके नीचे देख बेटा, ये इसका फेस सेंटर, याद है ना? रेड वाले जो पार्टिकल थे वो हमारे फेस सेंटर के थे, ब्लू वाले कॉर्नर्स के थे। तो इसके जस्ट नीचे ये एक पार्टिकल होगा जो इसके फेस सेंटर पे होगा, ठीक है। और इसके जस्ट ऊपर एक पार्टिकल होगा जो ऊपर वाली यूनिट सेल के फेस सेंटर पे होगा, ठीक है। अब बेटा आप इसको ध्यान से अगर जोड़ दो, इन सबको ध्यान से देख बेटा, तो क्या आपको नहीं लग रहा कि एक ऑक्टाहेड्रल फिगर बनती हुई दिखाई दे रही है? ऑक्टा में भी तो यही होता है, 4 एटम्स क्या होते हैं स्क्वायर प्लेन में, एक क्या होता है ऊपर और एक नीचे। और ये वाली जो है, ये वाली पोजीशन, यहाँ पे कोई पार्टिकल नहीं है, तो इस पॉइंट से अगर मैं ये चारों एटम्स को देखूं तो क्या इन दोनों की दूरी बराबर होगी? मतलब ये वाला एटम ये वाली पोजीशन से ये चारों एटम और ऊपर वाले और नीचे वाले की दूरी बिल्कुल मुझे क्या दिखाई देगी? बराबर। तो 4 तो स्क्वायर प्लेन में दिख ही रहे, तो वो बीच का जो सेंटर है, जो ये मैंने रेड वाला गोला मतलब मैरून गोला बनाया है, वो तो बराबर दूरी से है। और नीचे फेस सेंटर का दूरी, ऊपर वाले फेस सेंटर की दूरी ये टच कर रहे होंगे। तो यहाँ से मुझे 6 पार्टिकल्स क्या कर रहे होंगे? टच करते हुए दिखाई दे रहे होंगे। बस आप मुझे बता सकते हो कि जब मैं इनको जोड़ूंगा तो एक स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री दिख रही है मुझको बनते हुए, यही है स्क्वायर प्लेनर। तो ये कौन सी पोजीशन है? तो अब अगर आप दोबारा बड़ी यूनिट सेल को ध्यान से देखोगे, मैं इसको पूरे को हटा रहा हूँ, मैं आपको बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूँ, ये हटा दूँ पूरा ताकि आपको समझ में आए। तो अब इस यूनिट सेल का तो हमारे पास काम है नहीं, तो वापस हमको बैक जाना पड़ेगा। मैं पूरा करके आपको बता रहा हूँ, आप बस उस पोजीशन को ध्यान रखना जिसको हमने ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहा था, वो कौन सी पोजीशन है इस यूनिट सेल में, वो बताने के लिए मैं इतनी जद्दोजहद कर रहा हूँ, ठीक। ठीक है, आपने देखा ये वाली पोजीशन थी ना, भूले तो नहीं? मैंने क्लीन अप कर दिया। ये वाली पोजीशन क्या है? तो ऐसा नहीं लग रहा, ये वाली पोजीशन इस बड़ी यूनिट सेल की, जिसको आपने बेसिकली बड़े उसमें देखा था, इसी को तो देखा था बड़े उसमें, सॉरी, ये क्या है? ये वाली पोजीशन क्या है? ये वाली पोजीशन है आपकी एज सेंटर। तो इसका मतलब याद है ना, वो ये वाले तो आपको स्क्वायर प्लेन में दिख ही रहे, और एक यहाँ वाले और एक यहाँ वाले, और इसके
इसके ये वाला जो इसके नीचे ये वाला, इसके नीचे ये वाला और इसके ऊपर। तो जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो बिल्कुल आपको एक टेट्राहेड्रल यूनिट बनती हुई दिखाई देगी। थोड़ा सा गंदा सा डायग्राम बनाया पर मैंने बहुत अच्छे से समझाया है बेसिकली कैसे। वो पहले वाली फिगर अगर आप देखोगे तो उसमें आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। मैं तो बस ये बताना चाह रहा था कि पोजीशन कौन सी है। तो ये पोजीशन कौन सी है आपकी, एज सेंटर दिख रहा है। मैं थोड़ा सा और करूँ, एज सेंटर है, थोड़ा सा ऊपर, क्लियर है ये। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि मेरी जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो एक तो मुझे कहाँ मिली, बॉडी सेंटर पे, और दूसरी कहाँ मिली, एज सेंटर पे। अच्छा, अब ये कितनी होंगी, तो बॉडी सेंटर पे तो एक ही होती है बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन, और आपको पहले ही करवा चुका हूँ। एज सेंटर पे रखा पार्टिकल कितना होता है 1/4, और ऐसी कितनी एजेस होती हैं 12। तो बेसिकली कितने होंगी इफेक्टिवली ये पोजिशंस, 3 पोजिशंस होंगी। तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितनी होंगी, 4। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पे आ रहे हैं, क्या, कि इन FCC यूनिट सेल, इन FCC यूनिट सेल, मुझे ये बताइए Z क्या होता है, Z होता है 4। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितनी होती हैं, ये हमने 8 कैलकुलेट की थी। 2 अलोंग ईच बॉडी डायगोनल, एक बॉडी डायगोनल के अलोंग 2 होंगे ना, एक इस कॉर्नर पे और एक डायगोनल अपोजिट कॉर्नर के बॉडी डायगोनल पे। और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितनी होंगे बच्चों, 4। ठीक है, तो ये बिल्कुल कहा जा सकता है, अतिशयोक्ति नहीं होगी, कि किसी भी यूनिट सेल में इफ इन एनी यूनिट सेल नंबर ऑफ एटम अगर n है तो बताइए तो क्या होगा, तो टेट्राहेड्रल वर्ड्स होंगी 2n और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होंगी n। बोलो कह सकते हैं। तो FCC में आपने देखा 4 होते हैं पार्टिकल, तो टेट्राहेड्रल वर्ड 8 ही थी और ऑक्टा कितनी थी, 4। पोजीशन फिक्स है हमेशा, है ना। तो टेट्राहेड्रल वर्ड कहाँ होंगे हमेशा, 2 अलोंग ईच बॉडी डायगोनल, और ऑक्टा कहाँ होंगे, ध्यान रखिएगा बेटा आपसे, बॉडी सेंटर के बीच में और बॉडी सेंटर में और एज सेंटर में। ये चीज अगर आपको याद हो गई, सॉलिड सेट निपट गया आपका, सीरियसली निपट गया। क्योंकि अब इससे जुड़े चाहे आप आगे NaCl टाइप हम 10-12 स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे, उसमें बस यही चीज़ है आपको ये ध्यान रखना है कौन से पार्टिकल की पोजीशन कहाँ होती है। कैलकुलेशंस बहुत आसान है, ठीक है। तो मज़ा है आप लोगों को, समझ में आई चीज़। अब मैं आपसे आपके दिमाग को झकझोरने वाले कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, ठीक है। रैपिड फायर खेलेंगे, जल्दी जल्दी बताना। रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्नर पोजीशन एंड द टेट्राहेड्रल वॉइड। बोलोगे सर ये भी कोई बात है, a√3/4। वेरी गुड, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन 2 टेट्राहेड्रल वर्ड्स अलोंग द बॉडी डायगोनल। याद है ना, बॉडी डायगोनल के अलोंग 2 टेट्राहेड्रल वर्ड्स थी, एक इस कॉर्नर पे और एक अपोजिट कॉर्नर के बॉडी डायगोनल पे। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीस 2 टेट्राहेड्रल वर्ड्स अलोंग 1 बॉडी डायगोनल, a√3/2। क्यों, अरे बेटा ये वाले कॉर्नर से यहाँ की दूरी कितनी है, a√3/4, वहाँ की दूरी कितनी है, a√3/4। टोटल बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी है, a√3, तो a√3/4 ये है, a√3/4 ये, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, a√3/2। तो ध्यान रखना, टेट्राहेड्रल वर्ड की पोजीशन कॉर्नर के एटम से a√3/4 होती है, लेकिन 2 बॉडी डायगोनल्स के अलोंग 2 वर्ड्स के बीच की दूरी कितनी होगी, a√3/2। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव टेट्राहेड्रल वर्ड, सोचो दिमाग लगाओ, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव टेट्राहेड्रल वर्ड्स, ये कितनी होंगी, नहीं आप गलत कह रहे हो, जो भी कह रहे हो गलत कर रहे हो, ये होगी a/2। आप सोचो, जब भी वर्ड यूज किया ना मिनिमम, तो मिनिमम कौन सी होगी बेटा, कॉर्नर से लेके ये बॉडी डायगोनल और इसके जस्ट एडजेसेंट कॉर्नर से ये बॉडी डायगोनल, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, a/2 तो होगी। क्यों, इस कॉर्नर से ये कितनी दूरी पर है, 1/4 दूरी पर, और इस कॉर्नर से ये भी जो है वो भी कितनी दूरी पर है, 1/4 दूरी पर। तो टोटल लेंथ 1 है, a है, तो ये 1/4 और ये 1/4, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, 1/2 ही तो हो गई, ठीक है। आधी, चौथाया ये कवर किया, चौथाया वो कवर किया, तो दोनों के बीच की दूरी a/2, क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस पूछा है, ठीक है। कम से कम दूरी बतानी है, ज़्यादा से ज़्यादा तो हो सकती है, तो ठीक है। तो ये चीज़ आप नोट कर लो, काम आएगी आपको। पहला क्या,
डिस्टेंस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड फ्रॉम कॉर्नर्स। ये आपको बेटा कहीं नहीं मिलेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये कितना है, डिस्टेंस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड फ्रॉम द कॉर्नर a√3/4। दूसरा, डिस्टेंस बिटवीन टू टेट्राहेड्रल वॉइड्स अलोंग ईच बॉडी डायगोनल, तो ये कितना है a√3/2। और अगर ये पूछे आपसे मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू टेट्राहेड्रल वॉइड्स, तो ये कितनी होगी a/2। नाउ बेटा नेक्स्ट हेडिंग डाल के रख लीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स। ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका, क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स, डेट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। तो आई होप आपको थोड़ा मजा आया होगा, आप लोगों के ज्ञान के चक्षु खुले होंगे, है ना। क्योंकि देखो क्या है ना, मैं भी चाहता तो अपना समय और मेहनत दोनों ही बचा लेता, सीधे सीधे आपको बता देता कि जैसे टेक्स्ट बुक में दिया होता है कि ये यहाँ होती हैं, इतनी होती हैं, पर मज़ा नहीं है ना यार उसमें। मज़ा तो ये है कि तब आपको क्लियर विजुअलाइज हो। और मैंने किसी भी एनिमेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं किया बच्चों, मैंने कोई भी आपको सॉफ्टवेयर की तो मदद से नहीं बताया, मैं आगे चल के बता दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। पर आप खुद अगर विजुअलाइज कर पा रहे हो, आप उसे समझ पा रहे हो, इससे बेस्ट क्या हो सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मिलते हैं अगली क्लास में। मैं कह रहा हूँ बेटा, बैकलॉग इकट्ठा मत होने देना, जितना पढ़ा है उसे रिवाइज करते जाओ। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, रिवाइज करो, जितना रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले उसमें। तो अगले क्लास में हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे कुछ, और फॉर्मूलेज बेटे शुरू से लेकर अभी तक, है ना। तो मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, है ना, एज अ मेंटर, एज अ गाइड, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ये आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी। आप जो नोट्स बना रहे हो, देखो बेटा 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। पहला कि आपको मैं स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करूंगा, स्टडी मटेरियल हमारी तरफ से प्रोवाइड होगा, वर्कबुक हमारी तरफ से होगी, प्रैक्टिस शीट हम प्रोवाइड करेंगे, DPPS असाइनमेंट, ये सब हम प्रोवाइड करेंगे। लेकिन क्या होगा ना, आपके खुद के जो नोट्स हैं उसका कोई सानी नहीं है बेटा, वो उसका एक अलग इंपॉर्टेंस है। तो ये मत सोचो कि आपको तो स्टडी मटेरियल मिल ही रहा है तो हमें नोट्स बनाने की क्या जरूरत है, नहीं। क्योंकि देखो क्या होता है ना, ब्रेन की साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है आपको शायद नहीं पता होगा, मैं आपको बताता हूँ। आप जब लिख के किसी चीज़ को देखते हो ना, जब आप किसी चीज़ को लिखते हो तो ये आपकी ब्रेन की मेमोरी में डीप इम्पैक्ट डालती है, ज़्यादा देर तक रिटेन रहती है। आपने स्टडी मटेरियल सिर्फ क्या करा, देखा, रीड किया, लेकिन जब आप उस चीज़ को लिख रहे हो, आपने देखा होगा ना, जब आप कुछ चीज़ लिखते हो तो बेसिकली क्या होती है, वो रियलाइज होती है, मटेरियलाइज होती है वो चीज़। लेकिन जब आप सिर्फ सोच रहे हो, जब आप सिर्फ इमेजिन कर रहे हो, या सिर्फ आप देख रहे हो, तो वो सिर्फ आपकी कल्पनाओं में होती है वो चीज़। लेकिन जब आप उसे लिखते हो तो वो रियल हो जाती है, मटेरियलाइज होती है। तो एक लिखने का ये फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा ये है कि जब आप लिखते हो तो आपको पता है कि आपने क्या चीज़ लिखी, तो आपके माइंड को भी वो चीज़ पता रहेगी। तीसरी खास बात क्या होती है लिखने की, जब आप लिखोगे तो आप उसको अपनी भाषा में लिख पाओगे। ऐसा नहीं है कि मैंने जो लिखवाया उसे एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करना है, आप उसे अपनी भाषा में लिखोगे तो वो एक ज़्यादा इफेक्टिव नोट्स होंगे, क्योंकि बेटा पढ़ना तो आपको है, पड़ोसी को तो देना नहीं है, ये होगा। इसके अलावा मैं आपको एफिशिएंसी बढ़ाने का एक तरीका और बताता हूँ। आप क्या करिए, ये जो मेन रजिस्टर है जिसमें आप अपने नोट्स बनाओगे, वो तो आप बनाइए, वो तो ज़रूरी है, मैंडेटरी है। इसके अलावा एक काम करो बेटा, आप एक सेपरेट पतला सा एक रजिस्टर कुछ 100-150 पेज का आप बना लीजिए। उसमें क्या करना है आपको, उसमें सिर्फ आपको हर चैप्टर के, खासकर फिजिकल के, आपको क्या लिखना है, न्यूमेरिकल्स बोल रहा हूँ, फॉर्मूले लिखने हैं, जितने भी फॉर्मूले हमने पढ़े एक। तो उससे होगा क्या कि जब आपका एग्जाम पास होगा ना, तो 1 हफ्ते पहले आपको पूरा नोट्स नहीं पढ़ना, पूरा फिजिकल आपका सिर्फ 4-5 घंटे में रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि आपके हर चैप्टर के सिर्फ फॉर्मूले लिखे होंगे। कंसेप्ट आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हो, कहीं कंसेप्ट नहीं समझ में आए, रेफर कर सकते हो नोट्स को। और ज़्यादा थ्योरी पढ़नी है, आपके पास वर्कबुक है, आपके पास स्टडी मटेरियल है। तो ये सिंक्रोनाइज तरीके से बेटा पढ़ोगे तो सिस्टमेटिक चलोगे, तो आपका जो ब्रेन है वो अच्छा परफॉर्म करेगा, अल्टीमेटली आपकी एफिशिएंसी अच्छी होगी। बाकी चॉइस आपकी है ना, पैसा आपका, टाइम आपका, आपने पैसे दे दिए, इतना मैं नहीं भी बताता तो आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। पर मेरा ये है कि मेरे से पढ़े सारे बच्चों का सिलेक्शन हो, पर ये भी बेटा आइडियल केस होता है कि सारे के सारे बच्चे हो जाएं, पर कोशिश तो मेरी ये रहती है कि मैक्सिमम बच्चे। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप मेरा कितना बेनिफिट उठाते, ठीक है। मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ, जब भी कोई दिक्कत है, जब भी कोई है, आई एम जस्ट अ मैसेज अवे, आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो, कुछ भी चीज़ हो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, ठीक है।
तो विद दिस मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन गुड बाय।